हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और जो आज यूनिट हम लोग कवर करेंगे उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। टोटल यूनिट करेंगे, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड साथ ही साथ एप्लीकेशन भी। अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आगे क्या होने वाला है, अगर आप में से कोई पहली बार देख रहा है तो हम लोग डेली एक यूनिट स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने एक एक चैप्टर करके स्टार्ट किया था, बट टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो अब हम लोग एक यूनिट उठाते हैं। लास्ट हम लोगों ने प्लांट फिजियो की, एक मिनट, लास्ट हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी किया था। प्लांट फिजियोलॉजी हम लोगों ने लास्ट किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार जाके चेक करो। 30 मिनट का आई थिंक वीडियो है। 30 मिनट में मैंने हर एक चीज बता दी है कि पुराने 10 साल से जहां जहां से सवाल आए हैं वो सारी चीजें बता दी हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ऐसा लगता है, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से सवाल नहीं पूछा जाता या फिर आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। तो अगर इस टाइम पे अगर आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने किसी भी रीजन की वजह से अभी नहीं पढ़ा या फिर आप रिवीजन करना चाहते हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट उतनी चीजें पढ़ लो जितना मैं आपको बोल रही हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको रियलाइज होगा कि अच्छा यहाँ से सवाल आया है, अच्छा यहाँ से सवाल आया है। जब आपको अपने सामने दिखेगा ना कि अच्छा इस वाली लाइन से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तब आपको उस लाइन का वैल्यू समझ में आएगा। तो ओवरऑल एक बार आप पूरा वीडियो एंड तक देखो। हम लोग 2 यूनिट करेंगे। आई थिंक टोटल 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट 25 मिनट लग सकता है, 30 मिनट तक नहीं जाएगा। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बायोटेक्नोलॉजी से पिछले कुछ साल से आप मान के चलो आपके 2025 का पेपर देने जा रहे हो, तो उसमें आपका 10 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है, लिटरली मैं 10 क्वेश्चन कम से कम बता रही हूँ, क्योंकि बायोटेक का 2 चैप्टर है। ये यूनिट मेरी इतनी फेवरेट है कि एक तो ये बस 2 चैप्टर आता है और दोनों चैप्टर बहुत आसान है। कुछ बच्चे हैं जिनको टफ लगता है, लेकिन बेटा आपने अभी तक पढ़ा नहीं है इसलिए आपको ये टफ लग रहा है। जिस दिन आपने इसको बस एक बार पढ़ना है आपको, ऐसा भी नहीं कि जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर है आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। इकोलॉजी कई बार पढ़ोगे तब जाके आपको इंटरेस्ट आएगा, तब आपको चीजें याद होंगी। बायोटेक्नोलॉजी मींस आपने सिर्फ एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर के सवाल ही गलत नहीं हो सकते, यकीन मानो। मैं सारे चैप्टर्स के लिए ऐसा नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ कि हाँ ठीक है आपको बहुत बार याद करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा ऐसा, ठीक है। सेल डिवीजन भी बहुत छोटा है लेकिन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बट ये वाली जो यूनिट है कोई कंफ्यूजन नहीं। एक बार आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और 10 सवाल 15 सवाल तक इससे पूछे जा रहे हैं। इतने क्वेश्चन समझ, 10 सवाल मतलब 40-50 नंबर आपके अकेले इसी यूनिट से आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी से 40-50 नंबर। आप ये समझो कि टॉपिक, ये यूनिट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले पेज में ऐसा कुछ नहीं है जहां से सवाल पूछा गया है। जो दूसरा पेज है, एंड सेकंड, मेरे साथ साथ एनसीईआरटी लेके बैठना। जो भी मैं आपको दिखे कि दीदी ने हाईलाइट कर रखा है, आप उसको अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट करो, खत्म बात, ठीक है। दूसरे में देखो 2024 में, देखो जो मैंने ये वाला यूनिट उठाया ना बायोटेक का, इसमें मैंने बहुत ज्यादा ईयर मेंशन नहीं किया है, बट मैंने हर एक लाइन को हाईलाइट किया है। टोटल 2010 या 2013 से लेकर के मैंने किया है, ठीक है, टोटल 2024 तक का, करेक्ट। बट इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए ना, इसलिए मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ लाइन को अंडरलाइन कर, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। आपको हेल्पफुल रहेगा यहीं से। तो देखो यहां से 4 स्टेटमेंट दिया गया था, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, आपको वही सेलेक्ट करना था। देखो क्या क्या है, द पीस ऑफ डीएनए वुड, जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट था ना उसमें यहाँ पे नॉट नहीं लिखा था। मैं आपको ये भी हाईलाइट करके लाई हूँ कि यहाँ पे नॉट नहीं लिखा था, बाकी सब था। लिखा था दिस पीस ऑफ डीएनए वुड एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट नॉट होगा, ठीक है। बाकी ये दूसरा स्टेटमेंट ये था, इट गेट integrated into the genome of the recipient, may multiply and be inherited along with the host DNA। फोर्थ स्टेटमेंट है, टोटल 5 स्टेटमेंट थे, जिसमें से आपको आई थिंक इनकरेक्ट ही बताना था। तो इनकरेक्ट आपका यही वाला था कि नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई, ठीक है, ये वाला था। नेक्स्ट आया है यहां से आपको ये लाइन याद रखनी है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद ए नेटिव प्लाज्मिड। इसमें क्या पूछा गया था, हाँ, एक तो आपकी डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है और दूसरा इसका नाम पूछा गया है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसका नाम पूछा गया है। साइंटिस्ट का नाम एक बार याद रखिएगा, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, और 1972 ईयर याद रखिएगा। इसके अलावा आपको इस पेज पे कुछ, देखो अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ो, मैं वो नहीं बोली, बट अगर अभी आपको ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने को, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बस उतना पढ़ते जाओ जितना मैं आपको बता रही हूँ। यहां से सवाल आया है, ठीक है, 5% ही बैटरी भी बची है, चलो फटाफट से कर लेते हैं और इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज जॉइंट डीएनए फ्रेगमेंट। यहां से 2 बार सवाल पूछा गया, 2019 में और 2016 में। नेक्स्ट आया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, आपका सवाल आया 2023 में कि मॉलिक्यूलर सीजर क्या है। डायरेक्टली मॉलिक्यूलर सीजर पूछा, आपको क्या लिखना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे आपको टिक करना था। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद 2, ये आया है। और ये पूछा गया था कि ये 6 बेस पेयर से क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंद
हिंट सेकंड ऑलवेज कट डीएनए कौन सी जगह पे कट करता है? कई सारे बेस पेयर का नाम था, 6 बेस पेयर, 9 बेस पेयर, 7 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, तो उसमें से एक ऑप्शन था 6 बेस पेयर, आपको ये सिलेक्ट करना था। 24 में भी आया है, 20 में भी आया है। उसके अलावा आप ये लाइन याद रखिएगा कि टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आज के टाइम पे हमारे पास 900 से भी ज्यादा हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। ठीक है, ये लाइन याद रख लेना। बाकी देखो ये और ये पूरा पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 19 में क्वेश्चन पूछा, 19 में, 2022 में, 20 में, 24 में, 22 में, 21 में स्टेटमेंट बेस्ड, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें सिर्फ इतना दिया गया है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 होगी, एक इंडो होगी, एक एक्सो होगी। जो एक्सो होगी वो साइड साइड से कट करेगी और जो इंडो होगी कि वो कहीं ना कहीं बीच में कट करेगी, एक सीक्वेंस पे, सेंटर से थोड़ा साइड पे। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेसेस। देयर आर 2 काइंड ऑफ एंजाइम्स, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इंड पे कट कर रहा होगा, तो एक्सोन्यूक्लियस कहां पे कट करता है? इंड पे। डायरेक्ट क्वेश्चन है 2019 का। वेयरएज एंडोन्यूक्लियस नाम से समझ में आ रहा है, इंडो मतलब कहीं ना कहीं बीच में काट रहा होगा, अंदर के साइड काट रहा, मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। सिंपल सा है, देखो 3 बार सवाल पूछा गया, 3 बार, लिटरली 3 बार क्वेश्चन पूछा है, बाकी स्टेटमेंट में तो आता ही रहता है। अब 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा गया ये देख लो कि एक तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कई बार क्वेश्चन आया है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जहां पे वो कट करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको R1, ये तो है ही। इसका ऑर्डर याद रखिएगा कि 5-GAA-TTC। ठीक है, GAA-TTC, इसी का रिवर्स कर देना, 5-3-3-5-, 2 साल का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2 साल क्वेश्चन पूछा गया और सिर्फ इसी से पूछा गया। 5-2-3- ये आपको पता है, इसी का रिवर्स हो जाएगा 3-5-। फिर क्या क्या है? GAA-TTC और इसी का रिवर्स कर देना, सिंपल सा है, 2 साल पूछा गया। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, थोड़ा सेंटर से, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, आड़ा पढ़ो तिरछा पढ़ो एक ही जैसा आता है, तो उसमें सेंटर से थोड़ा सा किनारे, थोड़ा सा दूर कट करता है। यही यहाँ पे लिखा गया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। करेक्ट, 2022 का क्वेश्चन था, 2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट, ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर को स्टिकी एंड बोलते हैं, ये भी आया है, उसको भी देख लीजिएगा। बाकी ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको तो घोट के पी जाइए। जितनी वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किया ना, हाईलाइट, आपको हर एक शब्द आपको देखना पड़ेगा। इसके आगे भी तो इसे मैंने डॉट डॉट कर दिया 10 बार, तो सिर्फ ये 2017-18 तक पूछा गया है, बहुत बार सवाल पूछा गया। और आपको ध्यान का रखना है कि सेपरेशन और आइसोलेशन डीएनए फ्रेगमेंट का किसके हेल्प से किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड की तरफ मूव करता है। ठीक है, मैट्रिक्स जहां पे कराया गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो था एग्रोस जेल। कहां से मिला? नेचुरल पॉलीमर था, सीवेट से एक्सट्रैक्ट किया गया। इसके बाद क्या था कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज वो अरेंज हो जाते हैं, और जो कोई भी चीज अकॉर्डिंग टू देयर साइज अगर अरेंज हो रही है तो उसको सीविंग इफेक्ट कहते हैं। और सीविंग इफेक्ट आया किसकी वजह से? एग्रोस जेल की वजह से। तो इतने में क्या क्या याद रखना है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि सेपरेट और आइसोलेट करता है डीएनए फ्रेगमेंट को। कहां पे? मैट्रिक्स क्या था? एग्रोस जेल। कहां से मिला? वीड से ना, सीवीड से। नेक्स्ट आया है कि एनोड की तरफ मूव करता है, नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि यूवी लाइट में डायरेक्टली नहीं डालते, पहले एथिडियम ब्रोमाइड क्या था? स्टेन किया जाता है एथिडियम ब्रोमाइड से। उसके बाद कलर आता है, ब्राइट ऑरेंज कलर का कलर आता है। उसके बाद जब सेपरेट किया जाता है प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन। जितनी चीजें मैंने अंडरलाइन किया ना, बस यहीं से सवाल पूछा जाएगा और यहीं से आज तक पूछा गया है। अब आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहीं से। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना, यकीन मानो। क्या क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है कि सेपरेट और आइसोलेट कर रहा है। डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। मैट्रिक्स क्या है? एग्रोस जेल है। कहां से आया? नेचुरल पॉलीमर ऑफ सीवीड्स। करेक्ट। उसके बाद पूछा कि अकॉर्डिंग टू देयर साइज वो अरेंज हो रहा है, और क्या बोला गया? कौन सी इफेक्ट के थ्रू हो रहा है? सीविंग इफेक्ट बोला गया। उसके बाद किससे स्टेन किया जा रहा है? एथिडियम ब्रोमाइड से। कौन सा कलर निकल के आ रहा है? ब्राइट ऑरेंज कलर। उसके बाद कि जो है सेपरेट कर दिया गया बैंड्स को, किसकी हेल्प से? प्रोसेस को क्या बोला गया? इल्यूशन कहा गया। ठीक, यही चीज आपको इसमें याद रखना था। नेक्स्ट आएगा ओराई से क्वेश्चन पूछा गया है कि ओराई क्या है। एक लाइन का सवाल था कि रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होती है। दूसरा, कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। 2 बार सेम लाइन से। देखो मैंने लाइन तक लिखा है, और ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि हाँ 2010 से मैंने क्वेश्चन निकाला है तो लिटरली मैंने वहां से निकाला है। ठीक है, तो ओराई क्या है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। 2 बार यहां से सवाल पूछा गया। सिलेक्टेबल मार्कर से कई बार पूछा गया है। क्या क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दी गई है, एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन। इसी का नाम है कैनामाइसिन। ये तीनों आपको याद रखना है किसी भी हालत में।
इसके अलावा सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेशन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करता है। सवाल पूछा गया था 2019 और 2017 में कि कौन हेल्प कर रहा है, तो कौन कर रहा है, सिलेक्टेबल मार्कर कर रहा है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर, किसमें 2020 में पूछा गया कि सिलेक्टेबल मार्कर की तरह कौन यूज किया जाता है, तो है एंटीबायोटिक्स। कौन कौन से एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफेनिकॉल, ठीक है, क्लोरोफेनिकॉल। उसके बाद क्लोनिंग साइट, इस डायग्राम को अच्छे से घोट के पी जाना, आपको क्या क्या याद रखना मैं आपको बता दूं। कई बार क्या करेगा ना, यहाँ पे पूछ लेगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है टेट्रासाइक्लिन, कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट पे है, तो आपको ये याद रखना। ये सवाल आया है कि BAM-H1 और SAL1 पे कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, आपका टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन पे कौन सा है, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, ये आपको याद रखना होगा कि कौन सी जगह पे क्या है। उसके बाद इसको अच्छे से पढ़ लेना, जो मैंने आपको बताया वो वही पूछा है। यहाँ से सवाल है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन कौन से थे PBR32 में, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। 2022 में 2 बार सवाल पूछा गया है। यहाँ से सिंगल रिकॉग्निशन साइट होती है, ध्यान रखिएगा कि सिंगल रिकॉग्निशन साइट होगी, अदरवाइज काटने के लिए कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, तो सिंगल रिकॉग्निशन साइट होती है वेक्टर के पास। फिर यहां से सवाल पूछा है कि वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन, देखो यही लाइन लिखिए कि जो रिकॉम्बिनेंट होता है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एम्पिसिलिन, रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट कर दिया, और एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों ही रिकॉम्बिनेंट होंगे, किसके लिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए। फिर स्टेटमेंट एम्पिसिलिन या वन रिकॉम्बिनेंट जीन हेल्प इन सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट एंड अदर एंटीबायोटिक सिलेक्ट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, लेकिन रिकॉम्बिनेंट के लिए एम्पिसिलिन, नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए दोनों, ठीक है। स्टेटमेंट है 2022 का है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। हाँ, ये तो टेट्रासाइक्लिन मैंने लिख दिया। फिर इसको बस इतनी लाइन आपको पढ़नी है, 2 बार सवाल पूछा गया है, ठीक है, 2 बार से सवाल पूछा गया है कि अगर इंसर्शन है तो ब्लू कलरलेस हो जाएगा, इंसर्शन नहीं है तो ब्लू कलर रहता है। प्रेजेंस ऑफ क्रोमैग्नन सब्सटेंस विद ब्लू कलर कॉलोनी, कलरलेस, हाँ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहां से सवाल पूछा गया है एग्रोबैक्टीरियम टुमिनिफेसेंस से, कि एक तो यहां से आया था कि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक दोनों दिया गया था, बट यहां पे सिर्फ यूकैरियोटिक सेल है, इस पे याद रखिएगा। ये लाइन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, करेक्ट इनकरेक्ट में आया है। फिर टीआई प्लाज्मिड स्टैंड किसके लिए करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, ये पूछा था, कई सारा पूछा था, तो उसमें एक था ट्यूमर इंड्यूसिंग, तो सिंपल क्वेश्चन आएगा। मैंने कहा ना आपका सवाल नहीं गलत हो सकता इस चैप्टर से। फिर ये इतना याद रखना है। बाकी देखो, अगर आपको ये पढ़ना है, ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना, कोई घाटा नहीं है इसमें, पूरा पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सवाल आया है कि बायोइलास्टिक एंड जीन गन में कौन सा एलिमेंट यूज होता है, तो वो था गोल्ड एंड टंगस्टन, ठीक है। इस स्पूलिंग में आया है कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए, जो प्रोसेस था उसको स्पूलिंग कहते हैं, कलेक्शन आइसोलेटेड ऑफ डीएनए प्रोसेस को स्पूलिंग कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना कि जैसे डीएनए है तो कोई सेल के अंदर होगा, इससे बाहर तो घूम नहीं रहा होगा, तो सब बताया गया कि कैसे हर एक की सेल को हटाया जाता है। देखो, दिस कैन बी अचीव्ड, बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम एंजाइम है, प्लांट सेल है, ओवरऑल जैसे बैक्टीरिया है सबकी सेल वॉल आप देख लो किससे मिलकर बनी है। फंगस की काइटिन है तो काइटिनेज एंजाइम है, प्लांट की सेलुलेज है, बैक्टीरिया की लाइसोजाइम है, करेक्ट। उसके बाद ये था कि जो प्योरीफाइड किया गया था डीएनए को किसकी हेल्प से किया गया था, तो वो था चिल्ड एथिनॉल। फिर इसी को रिवर्स करके पूछ लिया था, चिल्ड एथिनॉल से क्या किया जा रहा था, चिल्ड एथिनॉल प्रेसिपिटेट आउट, आई थिंक जल्दी बोलने की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। चिल्ड एथिनॉल प्रेसिपिटेट आउट, वो था डीएनए आरएनए प्रोटीन सारी चीज थी, तो ओवरऑल आपको आंसर करना था डीएनए। देखो 2023 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, इसके अलावा भी 3 बार और पूछा गया, सिर्फ इसी लाइन से पूछा जाता है, ये लाइन भी याद रखिएगा। बाकी ये स्पूल इल्यूशन क्या था, वहां पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था उसको, ठीक। बाकी ये स्पूलिंग है, करेक्ट। फिर इसके बाद इसमें से पूछा गया है कि पीसीआर का यूज क्यों किया जाता है, तो पीसीआर का यूज किया जाता है एम्प्लीफिकेशन में, मतलब बहुत ज्यादा नंबर बढ़ाने में, करेक्ट। स्टेटमेंट में आया था 3 बार आया है, 2020 में तो डायरेक्ट पूछा है, 3 बार वैसे पूछा गया है, 5 बार यहां से सवाल पूछा है। आपको सिर्फ ये स्टेप याद रखना है। डीएवी स्कूल का नाम सुना है, डीएवी, तो वहीं से याद रखना डीएई, ठीक है, डीएई, डीनेचुरेशन एनेलिंग एक्सटेंशन। एक बार ऐसा पूछा था कि डीनेचुरेशन एनेलिंग के बाद टैग पॉलीमरेज था, फिर एक्सटेंशन था, फिर एम्प्लीफिकेशन था, एक बार ऐसा था। बाकी हर बार तो सिर्फ 3 ही स्टेप थे। एक बार ऐसा था कि जब ये इस सॉरी गलत स्टेप बन गया, अभी भी गलत हो गया, डीनेचुरेशन एक बार ऐसा था, समझ गए, ये फिर ये फिर ये फिर ये, बाकी हमेशा तो सिर्फ ये तीनों ही पूछा गया है। नेक्स्ट यहां से सवाल आया है, 23 में आया है और 19 में आया है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया का नाम आई थिंक पूछा था, ये याद रखिएगा, थर्मस एक्वेटिकस।
इसके बाद बायोरिएक्टर से सवाल पूछा गया है 2020 में, 2019 में, और सिर्फ ये पूछा गया था कि स्मॉल क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी, तो लार्ज क्वांटिटी स्टेटमेंट बेस्ड एक बार आया था, बाकी 2 बार सवाल पूछा गया है कि सिंपल लार्ज क्वांटिटी से, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा गया है कि बायोरिएक्टर क्या क्या प्रोवाइड कर, देखो वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि बायोरिएक्टर क्या प्रोवाइड करता है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग, सिर्फ हम लोग डिजायर्ड प्रोडक्ट की तो देख रहे थे इस बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, हमें जो चाहिए था वही हमें किसी ना किसी तरीके से हम लोग उसी को पा रहे थे, पाने की ट्राई कर रहे थे, तो ओवरऑल यही है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर है स्टेरिंग टाइप, इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से एक बार सवाल पूछा है कि बायोरिएक्टर के पास कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो एगिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, ये लाइन याद रखिएगा। बाकी 2 बार सवाल पूछा गया डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से, पूछा ये गया था कि प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन विच आर कलेक्टिवली रिफर्ड एज, डेफिनेशन दिया था, 4 प्रोसेस दिए गए थे, तो आपको सिलेक्ट करना था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। एक साल ये आया था कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप्स थे, कंपोनेंट कौन कौन से थे, तो एक है सेपरेशन, एक है प्योरिफिकेशन, 4 दिया गया था, एक था प्रिजर्वेशन, एक और कोई था, ठीक है, वो अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, बट ये तीनों था, बाकी इसके अलावा एक और था, तो जो वो 4th वाला है उसी को आपको हटाना था वहां से। ये था आपका बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप तो मोटा मोटा मुझसे पूछोगे कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बोलूंगी कि रुक जाओ मैं बताती हूँ। देखो इसको रीड कर लेना, इसको रीड कर लेना, छोड़ना मत, ये पूरा रीड कर लेना, छोड़ना ही मत। इसके बाद डीएनए लाइगेज, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को नहीं पता होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक बार रीड कर लेना। देखो मैंने इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर रखा है, बाकी इसमें सब यही बताया गया है कि इको R1 नाम कैसे पढ़ा, कि हाँ फर्स्ट लेटर ये है, सेकंड लेटर ये, बस इतना एक बार रीड कर लेना। बाकी जितनी चीजें मैंने आपको हाईलाइट की है ना, सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। ये दोनों पैराग्राफ पढ़ लेना एक बार। उसके बाद ये तो रट्टा होना चाहिए। इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखो जैसे मैंने आपको बोला ना, जब मैंने पहली बार ये चैप्टर पढ़ा था, ठीक, मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, जब मैंने पहली बार ये चैप्टर पढ़ा था, मैंने दूसरों के मुंह से बड़ा सुना था, अरे भाई बायोटेक्नोलॉजी बहुत टफ होता है, टफ होता है, टफ होता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है जब कोई किसी चीज को बोलता है ना, अरे ये मास्टर सही नहीं पढ़ा पाएगा, अरे ये चैप्टर बहुत कठिन है, तो मुझे ऐसी चीजें पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि अच्छा ये मास्टर सही नहीं पढ़ा पाएगा, तो चलो मैं पढ़ के देखती हूँ, मुझे समझ में आता है कि नहीं। तो थोड़ा सा है कुछ, तो मुझे समझ में आता है। तो सेम ऐसा लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के लिए बोला था, लेकिन मैंने बायोटेक पढ़ा, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो आप भी बायोटेक पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा, यकीन मानो। अगर आपने बायोटेक पढ़ लिया तो आपका पूरी एनसीईआरटी में बायोटेक के अलावा कुछ और फेवरेट होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी आपको बुक आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप, क्योंकि बायोटेक में सारे स्टेप्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, सारे स्टेप्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एक स्टेप आपको पहला याद है, आप बाकी सारा जोड़ते चले जाओगे। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत इजी चैप्टर है, यकीन मानो बहुत इजी चैप्टर है। और इसको तो आप याद कर लेना, जितनी चीजें मैंने आपको बताई जैसे बताई वैसे ही बस याद कर लो, खत्म बात। इसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर में ये देख लेना कि ये क्या करता है, एंटीबायोटिक का यूज क्यों किया जाता है, ये सारे एंटीबायोटिक्स का नाम एक बार पढ़ लेना। ओराई को देख लेना कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वहां से, ओरिजिनल ऑफ रेप्लिकेशन नाम से जाहिर हो रहा है, कंट्रोल करता है कॉपी नंबर्स को। ये डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये लास्ट लाइन एक दो देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। एग्रोबैक्टीरियम, यहां से भी सवाल बन देखो ओवरऑल जितनी चीजें हाईलाइट कर रखी है ना मैंने, उसको तो कम से कम देख लेना। देखो यहां से सवाल आ सकता है, ठीक है, यहां से सवाल आ सकता है, ये पैराग्राफ पढ़ लेना। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इस पैराग्राफ में। ये स्पूलिंग प्रोसेस होता है, इसको एक बार नाम देख लेना। चिल्ड एथेनॉल वाली ये दोनों लाइन देख लो। ये जो बैक्टीरिया है और उसकी जो सेल वॉल किस तरीके से हट रही है उसको चेक कर लेना। ये तीनों स्टेप देखना है। एम्प्लीफिकेशन कौन कराता है, पीसीआर कराता है। बाकी बायोरिएक्टर में थोड़ा बहुत देखना, इतना आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 18 मिनट में हम लोगों ने ये चैप्टर देख लिया है। 5-10 मिनट लगेगा आपको बायोटेक का सेकंड पार्ट देखने में, वो देख लेते हैं। मुझे ये करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको बताने में टाइम नहीं लगता। चलो, फर्स्ट पेज कुछ नहीं, सेकंड पेज में देखो, जो ये वाला पेज है ना, सेकंड पेज में सेकंड पेज और ये वाला यहां तक, ये नई एनसीईआरटी का है। मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये वाला पोर्शन और पूरा ये यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। 3-4 डेफिनेशन है, उसी को आपको याद करना है कि टिश्यू कल्चर किससे कनेक्टेड है, टोटीपोटेंसी से। टोटीपोटेंसी से एक बार और सवाल पूछा गया 2024 में कि क्या है, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी।
ठीक है, एक बार डेफिनेशन से सवाल पूछा, बाकी एक बार स्टेटमेंट बेस्ड था, मतलब चारों पॉइंट्स दिए थे और बगल में उसे लिंक कोई ना कोई वर्ड्स दिया गया था, तो आपको वो बताना था। तो टिश्यू कल्चर के सामने दिया गया था टोटिपोटेंसी, माइक्रो प्रोपेगेशन पूछ लिया जाएगा तो सोमेक्लॉन पे टिक करना है, और मेरी स्टेम के लिए कि फ्री लिविंग वायरस, फ्री वायरस, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या फ्यूज होता है, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होता है, नीट का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल टोमेटो एंड पोटैटो, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं जो आपको याद रखना पड़े। एक बार इसको एक बार रीड कर लेना कि जेनेटिक, वैसे आप अंडरस्टैंडिंग है तो आपको समझ में आएगा कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्यों बनाए गए थे, जिससे कि क्रॉप्स को मोर टॉलरेंट बनाया जा सके, हवा पानी कितना भी तेज रहे वो ठीक से रहे, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कम किया जा सके, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ, ओवरऑल फायदा 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 खत्म बात, ठीक है, फायदा फायदा फायदा, बस इतनी चीज, करेक्ट इनकरेक्ट बताना था, तो जो आपको थोड़ा बहुत नुकसान वाली चीज लग रही थी उसको आपको कट कर देना था, सिंपल सी चीज है। एक बार सवाल पूछा गया गोल्डन राइस से और विटामिन ए से, इसी से कुछ तो मिलता जुलता था, आपको समझ में आ जाएगा, 2019 का सवाल था। इसके बाद 2020 का क्वेश्चन आया कि बीटी टॉक्सिन क्या करता है, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, उन्होंने 4 चीजें लिखी थी, इंसेक्ट पेस्ट, कुछ और पेस्ट लिखा था, तो उसमें आपको इंसेक्ट पेस्ट पे टिक करना था। उसके बाद ये वाला पैराग्राफ आप एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो टॉक्सिन था, वो इंसेक्ट के अंदर गया, उसकी गट में कुछ करा दिया, फिर उसकी डेथ हो गई, ठीक है, प्रोर बन जाता है, तो हो जाता है ऐसा। 2024 में आया है बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट है इन एक्टिव फॉर्म। देखो एक बार ये सवाल पूछा गया था, कई बार आया है, बट यहाँ पे देख लेना, एल्कलाइन है ना, वहां पे एसिडिक दिया गया था, ध्यान रखिएगा, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, स्वेलिंग और लाइसिस करा देता है, पोर्स बना देता है, ये सब आपको याद रखना है। 6 बार पूछ, जैसे वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था ना बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे ही ये पोर्शन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 लाइन नहीं पढ़ी जा रही है क्या बेटा आपसे, 5 लाइन पढ़ लेना, दैट्स इट। उसके बाद इसमें आपको बीटी टॉक्सिन और इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ये भी याद रखना। टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन CRY1AC, ये भी याद रखना, 2024 का क्वेश्चन है। बाकी ये याद रखना कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, CRY1AC एंड CRY2AB, कॉटन बलवान, CRY1AB कॉर्न बोरर, खत्म। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में देखो ये मैंने आगे कैलकुलेट नहीं किया, 2 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टाइम आपका इसमें से सवाल पूछा गया, इसमें से नहीं पूछा गया, ये पूरे इसमें से पूछा गया। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो डबल स्टैंडर्ड RNA लिखा गया ना, जो साइलेंसिंग की बात की गई थी, डबल स्टैंडर्ड RNA, यहाँ से 3 बार सवाल पूछा गया है। एक बार पूछा था यहाँ पे, एक बार पूछा था वहां पे सिंगल स्टैंडर्ड RNA दिया गया, बाकी जो 2 बार पूछा गया है वहां पे आपको सिलेक्ट करना था कि कौन सा था, वहां पे डबल स्टैंडर्ड RNA ऑप्शन में था, तो आपको सिर्फ एक शब्द से आपके सवाल से बन रहे हैं, सिर्फ एक शब्द से, ठीक है। नेक्स्ट देखो रूट, एक बार ये पूछा गया कि टोबैको प्लांट का कौन सा था, रूट था, स्टेम था, लीफ था कि क्या था, बड था, उसमें आपको रूट सेलेक्ट करना था। आई होप आपको समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि पेपर बहुत आसान आता है अगर आप पढ़े हो तो। एक बार पूछा गया कि प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA इन द होस्ट सेल, ये जो मैं लाइन कर ली ना, बस आप ये लाइन पढ़ लो, दैट्स इट। पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिव, ये भी लाइन आप एक बार के लिए देख सकते हो, बाकी ये इतना तो अच्छे से पढ़ लेना कि RNA इंटरफेरेंस वाला, RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का नाम मेंशन नहीं है, एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या था वो, तो वहां पे टिक करना था आपको सेलुलर डिफेंस पर। बाकी डबल स्टैंडर्ड RNA साइलेंसिंग कराता है, ये तो 3 बार सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट स्पेस से ऐसा कुछ नहीं है। इंसुलिन से 10 बार से ज्यादा पूछा गया, कौन कौन से टॉपिक मैंने बोला, एक बीटी टॉक्सिन बोला है, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला है, और इंसुलिन से 10 बार से ज्यादा। देखो 10 बार मैंने तब लिखा है कि जब मुझे लगा ठीक है, बट जब ऑलरेडी 10 बार कोई चीज पूछी जा चुकी है, दैट मीन्स वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है कि इंसुलिन प्रो हार्मोन होता है, खत्म, पॉइंट्स याद रखते जाना, प्रो हार्मोन है, खत्म। जो सी पेप्टाइड है, ठीक है, जो सी पेप्टाइड है ये मैच्योर में नहीं होगा, मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड एब्सेंट होता है। 1983 में एक कंपनी थी इली लिली, अमेरिकन कंपनी, इन्होंने किस पे टेस्ट किया था, ई कोलाई से निकाला था, ठीक है। चेन A एंड B वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली, A और B चेन अलग अलग बनते हैं और किससे कनेक्ट होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। सिर्फ इस 4-5 वर्ड के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आया। एक तो प्रो हार्मोन से एक बार सवाल पूछा गया है, ये पूछा गया है कि सी पेप्टाइड मैच्योर में प्रेजेंट होती है कि नहीं, तो एब्सेंट होती है। एक बार पूछा गया है इसका नाम, बैक्टीरिया का नाम तो था ई कोलाई, और 2-3 बार तो यहां से पूछा गया है कि कौन सा बॉन्ड था, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। 10 बार से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। भाई आपको ये वीडियो देने से पहले आज मैंने पूरा एक चैप्टर को 2-2 ढाई घंटे देख करके मैंने हर एक चीज ऑब्जर्व करी है, तब मैं आपको बोल रही हूँ कि हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझो मेरी बात। जीन थेरेपी में क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये पूछा गया था कि दैट अलाउज करेक्शन की जगह कुछ और लिखा था, ये याद रखना, ये वाली लाइन। बाकी फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी थी, 4 साल की लड़की के ऊपर हुआ था,
और क्यों उसमें क्या था, एडिनोसिन डी एमिनेज की डिफिशियंसी थी, एडीए की डिफिशियंसी थी। जीन थेरेपी में क्या था, एडीए डिफिशियंसी था। 5 बार से ज्यादा सवाल पूछा गया है और जो हाईलाइट है ना, जो हाईलाइट किया मैंने सिर्फ वहीं से सवाल आया है। इसके बाद एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि यूज्ड एज अ वेक्टर और इंड्यूसिंग डीएनए इन ह्यूमन लिम्फोसाइट रेट्रोवायरस, इस लाइन से सवाल पूछा था। एक बार पूछा था कि लिम्फोसाइट का पूछा था कि मोर्टल है कि मोर्टल है, तो वो नॉन इमोर्टल, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि इस वाले पूरे पैराग्राफ में ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन सिर्फ वहीं से आया जो मैंने लाइन किया है। 4 ईयर ओल्ड गर्ल, बाकी ये करेक्शन वाली लाइन याद रखना। ठीक है, जीन किसको अफेक्ट करता है, चाइल्ड या एम्ब्रियो को। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी थी, कौन सी डिफिशियंसी थी, एडीए की डिफिशियंसी थी। रेट्रोवायरल वेक्टर था, लिम्फोसाइट पे किया गया। उसके बाद लिम्फोसाइट आपका नॉट इमोर्टल होता है, मतलब बार बार रिप्लेस करने की जरूरत होती है, सिंपल सी चीज है। देखो मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, इसलिए मुझे जिस भी इजी वे में लगता है कि मैं आपको बता सकूँ, इसलिए मैं आपको वही रास्ता चूज कर रही हूँ। ठीक है, ताकि फटाफट से हो सके। फिर आया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इसमें यह था कि सीरम एंड यूरिन एनालिसिस से अर्ली डिटेक्शन नहीं किया जा सकता कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं है, 2023 का सवाल था। उन्होंने कई सारे पूछे थे, तो ऑप्शन दिए थे कि अर्ली डिटेक्शन किसमें किसमें पॉसिबल है, तो उसमें एक ऑप्शन था सीरम एंड यूरिन, तो सीरम एंड यूरिन पर आपको टिक करना था, इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था। फिर उसके बाद आपको ये कुछ टेस्ट दिया गया, आपको ये याद रखना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, पीसीआर हो गया, एलिजा हो गया, ये सब का पर्पस क्या है, अर्ली डायग्नोसिस है कि कोई बीमारी है तो हमें पहले पता चल जाए। उसके बाद एक बार सवाल आया 2020 का कि पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट के लिए। अगर आपको एक पेशेंट में आपको चेक करना है कि उसका एचआईवी है या नहीं है, तो आप उसमें पीसीआर की जरूरत पड़ती है, पीसीआर कराया जाता है। फिर एक बार प्रोब से क्वेश्चन आया था कि म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर, इसी शब्द से था, नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। आई थिंक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे विल नॉट या नॉट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हटाया था उन्होंने। फिर एक बार सवाल था कि एलिजा किस पे बेस्ड है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है, यहाँ से दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर नेक्स्ट आया यहाँ से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज एम्फीसीमा को ट्रीट करने में किया जाता है, यहां से सवाल आया है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी थी। ठीक है, क्यों फायदेमंद हुई, क्योंकि उसमें अल्फा लैक्टा एल्बुमिन था, और ये जो नेचुरल मिल्क प्रोवाइड किया जाता था, नेचुरल काउ मिल्क उस बेबीज को, उससे भी ज्यादा इसमें प्रोटीन था और उससे भी ज्यादा अच्छा था। तो कौन था काउ, कौन सी थी, रोजी थी, उसका था कंटेन मिल्क में क्या पाया जा रहा था, अल्फा लैक्टा एल्बुमिन। ठीक है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन को किसमें यूज किया जा रहा है, किसके ट्रीटमेंट में, एम्फाइसीमा। तो इतना आपको पढ़ना है। नेक्स्ट ये है कि सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये पढ़ा होगा जहां पे इसको सही टिक करना था। जीएसी का फुल फॉर्म याद रखना, यहाँ इस लाइन से 3 बार सवाल पूछा गया है, इस लाइन से 3 बार सवाल पूछा गया है। इसके बाद बायोपायरेसी से क्वेश्चन पूछा गया है, डेफिनेशन से आया है 4 बार, सिर्फ डेफिनेशन से 4 बार आया है। एक बार यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी के अलावा पर्टिकुलर एक पर्सन की बात की गई थी, तो वो इनकरेक्ट था, बाकी 3 बार तो डेफिनेशन से आया है। 2018 में यहाँ से सवाल पूछा गया था कि कुछ तो था, कि अभी मुझे उतना क्वेश्चन नहीं याद है, आई थिंक ऐसा था कि अमेरिका ने जो चावल, हाँ उसमें आपको ये बताना था कि कौन सी चीज थी जो अमेरिका ने बोली कि ये हमारी वेराइटी है, बट वो ऑलरेडी इंडिया में डिस्कवर की जा चुकी थी, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना था बासमती। ठीक है, बासमती। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर एप्लीकेशन वाला। इसमें कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखो यार, मैंने बहुत कम हाईलाइट किया है, और जो मैंने हाईलाइट किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे देखो, इस पेज पे मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ आपको डेफिनेशन ही याद रखनी है, डेफिनेशन के अलावा आप कुछ नहीं याद रखना। तो इतना तो करो, डेफिनेशन के अलावा मैंने बोला आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ इसको ये कर लो। माइक्रो प्रोपेगेशन सोमेक्लोन से रिलेटेड है, मेरिस्टेम का ये वाली लाइन याद कर लो। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या यूज होता है, प्रोटोप्लास्ट, सिंपल, खत्म। इसके बाद आपको क्या करना था कि मेड क्रॉप, ये इसको याद कर सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, बीटी टॉक्सिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने सारी चीजें हाईलाइट जो मैंने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कहीं पे भी मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि यहाँ से बस एक सवाल पूछा गया, तो आप वैल्यू समझो। जब हर साल आप सोचो ना, कितने पता ना जाने कितना, आप पैदा भी नहीं हुए रहोगे जब से पेपर हो रहा है, तो चलो ठीक है, जब आप बहुत छोटे रहोगे तब से आपका नीट कंडक्ट हो रहा है, आई थिंक 13 या 14 से नीट कंडक्ट हो रहा है, मतलब पिछले 12 साल से, ठीक है 10-12 साल से। तो वो कितना क्वेश्चन लेकर के आए, आप खुद से सोचो ना। यही लाइन है, यही ये है, कितना सवाल लेकर के आएंगे। तो ये जो बायोटेक का है ना, जितना मैंने आपको बताया, इसी से आज तक सवाल, यकीन मानो
जितना भी मैंने आपको पॉइंट बताया है, ठीक है। यहीं से आज तक सवाल पूछा गया है, यहीं से इस बार भी सवाल पूछा जाएगा। आपको चूज करना है कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। यकीन मानना, आप मेरे को उसके बाद आके बोलना ना कि दीदी आपने बोला था ना बायोटेक का ये सवाल आएगा बट ये बाहर से आ गया, नहीं आने वाला है। जितना भी पॉइंट, ठीक है, मे बी 10 सवाल है तो 10 में से एक क्वेश्चन हो सकता है बाहर से आ जाए, बाकी जो भाई 9 को क्यों छोड़ा जा रहा है, 9 को क्यों छोड़ा जा रहा है, तो बाकी जो 9 क्वेश्चन है ना वो इन्हीं सारे टॉपिक्स में आएंगे। उनके पास इतनी बुक है, दोनों एनसीईआरटी मिला के इतनी है। हर साल पिछले 10-12 साल से एआईपीएमटी तो खैर न जाने कब से हो रहा है ना, मुझे ये भी नहीं पता, तो कितना वो नया क्वेश्चन लेकर के आए, कितना लेकर के आए। जब आप पलटो, जैसे मैंने क्या किया ना, मैंने जब किया, अभी ये मैं आई थिंक मैंने प्लांट फिजियो करा दिया, ह्यूमन फिजियो के 2-3 चैप्टर, और ये मतलब ओवरऑल ये मेरी तीसरी यूनिट है, थर्ड यूनिट है ना, थर्ड यूनिट है। ह्यूमन फिजियो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, थर्ड यूनिट है। मैंने एक बात ऑब्जर्व, मुझे पहले भी पता है, लेकिन एक होता नहीं कि हाँ ठीक है, जब आप ये काम करोगे तो आपको अच्छे से रियलाइज होता है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं 2022 तक पहुंचती हूँ ना, 2022 के पीछे के जब मैं क्वेश्चन उठाती हूँ, 2019, 18, 17 सब रिपीट हो रहे हैं भाई, एक लाइन से सब रिपीट हो रहे हैं। देखो, मुझे आपको ये सब बोल के मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, मेरा कोई घाटा नहीं होने वाला है, सिंपल सी बात है। तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, क्यों मैं, और फिर ऐसा भी नहीं है ना कि ये ऐसी कोई बात है जिसको आपको बता देने का मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगने लग रहा है। तो भाई पढ़ो, मैं आपको बता रही ना कि मैंने यहाँ पे ईयर क्यों नहीं मेंशन किया। आप सोचो ना, मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया मैंने बोल दिया था कि मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है, क्यों मेंशन करूं भाई। इसी के आगे मैं 2024 लिखी, मैं 2023 लिखूं, मैं 2022 लिखूं, 21, 19, 18, 17, 16, 15 मैं क्यों लिखूं, जब मुझे पता है कि सवाल यहीं से पूछा गया है, इसके अलावा और कहीं से नहीं पूछा गया है। तो जब एक पेज में मैंने आपको 4 लाइन अंडरलाइन करके बताई, आप 4 लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे हो, एटलीस्ट 4 लाइन तो पढ़ो, 4 लाइन तो पढ़ो, मन करे नहीं करे पढ़ो। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए कि 15 दिन बचा हुआ है, जो होना होगा होगा, ठीक है। चल रहो, रिलैक्स रहो, जितना कर सकते हो उतना करो, खत्म बात, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो भगवान उससे लड़ने की शक्ति भी देते हैं, हमेशा ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, आपका अपने लिए लॉयल रहना, आपका अपने लिए सही रहना, खत्म बात। ओके, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।